Hi guys, I hope all of you are doing good. Let me introduce myself first. I am Dimple Parikh, currently pursuing LLM, and I am an alumni of NLU Assam batch of 2022. Welcome to Learning Laws. It is a platform where we talk about everything related to law. आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोला कि दी एग्जाम्स आने वाले हैं, आप प्लीज़ हमें बताएं कि हम आंसर्स कैसे लिखें कि एग्जाम्स में हमारे मार्क्स अच्छे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल एंड लॉ स्कूल की आंसर राइटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का इन द लॉ स्कूल, जिसमें नंबर 1 पे आता है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे आता है द मेन बॉडी एंड नंबर 3 पे आता है कंक्लूजन। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को आंसर लिखते हुए देखा है कि लेट्स सपोज उनसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, तो वो क्या करेंगे, दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट लिख करके 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स में आंसर लिखेंगे और आधे पेज में ही 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स के आंसर को कंप्लीट कर देते हैं। गाइज प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड लिखेंगे। हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि इंडिया में वी हैव द इंडियन पीनल कोड विच टॉक्स अबाउट वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड वन सच एग्जाम्पल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इज थेफ्ट विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। देखा कितना सिंपल है ना, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे, दैट इज द मेन बॉडी। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल ऑफ थेफ्ट। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब एग्जाम होता है उसके पहले सारे डेफिनेशंस रट के जाएंगे और एग्जाम में जब पूछा जाए व्हाट इज थेफ्ट तो एज इट इज़ पूरी डेफिनेशन जो आईपीसी में लिखी हुई है उसको छाप देंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि एग्जाम हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को देखने के लिए लिया जाता है कि हमें जो पढ़ाया गया है थ्रू आउट द सेमेस्टर उससे हमें क्या समझ में आया। तो जो भी हमें समझ में आया, चाहे वो डेफिनेशन ही क्यों ना हो, हम उसे एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम उसे अपने खुद के वर्ड्स में लिखेंगे। लॉ स्कूल में एग्जाम कभी भी ये देखने के लिए नहीं लिया जाता है कि किसके अंदर कितनी रटने की कैपेसिटी है। सो आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल राइट Section 378 of the Indian Penal Code states that if anyone with dishonest intention moves a movable property out of the possession of another person without his or her consent is said to have committed theft. अब हम आगे लिखेंगे कि सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट where the punishment can be extended up to 3 years or fine or both. सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूँ तो जब भी हमारा लॉ के सब्जेक्ट का पेपर होता है तो मेन बॉडी में हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है, डेफिनेशन के साथ पनिशमेंट भी आएगी और पनिशमेंट के साथ हमें इलस्ट्रेशन या फिर केस लॉज भी लिखने होंगे। ये 3 चीज़ें अगर हम लिख देंगे तो हमारी मेन बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। नाउ डेट वी आर डन विद द पनिशमेंट पार्ट, हम आते हैं केस लॉज या फिर इलस्ट्रेशंस पे। अब कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जिनका शौक होता है कि अगर उन्होंने हमें 6 केस लॉज पढ़ाए किसी एक टॉपिक के लिए तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 6 के 6 केस लॉज उनके एग्जाम में आंसर शीट में लिख कर आए। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट योर आंसर। अरे हमें ये भी तो ध्यान में रखना होगा ना कि सिर्फ एक आंसर अटेम्प्ट नहीं करना है, और भी बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी हमें लिखने हैं। इसलिए हमें बहुत सही तरीके से सोच समझ के हमारे आंसर्स को फ्रेम करना चाहिए। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 केस लॉज को लिखकर हम 2 लाइन में उन दोनों ही केस लॉज को एक्सप्लेन कर देंगे। अब व्हाट वाज दोज आंसर्स जहाँ पर केस लॉज या तो नहीं होते हैं या फिर जिन्हें हम इलस्ट्रेशन की हेल्प से और भी अच्छे से समझा पाते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेशन मतलब कि सपोज आपने थेफ्ट की डेफिनेशन को डिफाइन किया, आप उसी डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में इजी एग्जांपल्स देकर के समझा रहे हैं, उसी को कहते हैं इलस्ट्रेशन। जैसे कि हमारा आंसर थेफ्ट पे है, थेफ्ट की डेफिनेशन को समझाने के लिए केस लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इलस्ट्रेशंस होंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इलस्ट्रेशंस कैसे लिखते हैं। इलस्ट्रेशन को हम हमेशा एक फ्रेश पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे इलस्ट्रेशन कॉलन, अब आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, आप इसे इंग्लिश में फ्रेम करके आंसर पे लिख के आएंगे। एक बार एक लड़का अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस बच्चे को बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिले हैं, तो उसका ध्यान जाता है एक बॉक्स पे जिसमें एक बहुत ही कीमती
पेन होता है जो उसे किसी ने गिफ्ट किया होता है। वो लड़का सोचता है कि ये पेन तो बहुत कीमती है, तो मैं इसे चोरी कर लेता हूँ। वो उस पेन को वहाँ अपने फ्रेंड के कंसेंट के बिना और अपने फ्रेंड की नॉलेज के बिना उस पेन को उठाता है और अपने पॉकेट में रख लेता है छुपा कर। और फिर जब बर्थडे पार्टी ख़त्म होती है, वो बाहर जाता है, शॉप पे जाता है। शॉप पे उससे पता चलता है कि भाई ये पेन तो 2000 की है, तो वो तुरंत 2000 रुपये में उस पेन को वापस बेच देता है। यहाँ पर इट कैन बी सेड कि थेफ्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल किए गए हैं बाय द बॉय, तो वी कैन से कि ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इट हैज़ टू बी नोटेड कि थेफ्ट का ऑफेंस कमिट होने के लिए उसके 5 इंग्रेडिएंट्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हुआ है तो थेफ्ट कमिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं जाती हूँ और चोरी कर लेती हूँ। चोरी करने के बाद मेरा मन करता है कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को वापस उसी जगह रख देती हूँ। अब एट द फर्स्ट प्लेस मैंने चोरी की थी, बट बाद में मेरा मन बदल गया और मैंने उस चीज़ को वापस वहीं पर ले जाकर रख दी। उस इंसान को पता चलता उसके पहले ही। तो क्या यहाँ पर थेफ्ट हुआ? यहाँ पर थेफ्ट कमिट नहीं हुआ, बिकॉज वो सामान अब भी उसी पर्सन के पोजेशन में है। कुछ बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1, आंसर को एक फ्लो में लिखेंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। नंबर 2, आप एक बेरेबल हैंडराइटिंग में लिखोगे, बिकॉज अगर पढ़ने में आसानी नहीं होगी ना आंसर को, तो आपके मार्क्स वो वैसे ही काट लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि एकदम जचा चचा के हैंडराइटिंग लिख रहे हो, बट हाँ, इतनी हैंडराइटिंग आपकी सही होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। नंबर 3, एग्जाम में आंसर्स अपने खुद के वर्ड्स में लिख कर आएंगे। रटी रटा डेफिनेशंस एग्जाम में एज इट इज छाप कर नहीं आएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेक केस लॉज नहीं बनाकर लिखेंगे। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है मेरे खुद के बैच में कि जब हमें आंसर याद नहीं आता है या केस लॉ का नाम याद नहीं आता है, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा लॉ बनाकर केस लॉ का नाम लिख करके और एग्जाम में लिख देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप रट के भी गए हो केस का नाम और आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा लिख दो कि इन अ लैंडमार्क जजमेंट, अगर वो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है तो, या फिर आप उसको एज अ इलस्ट्रेशन लिख करके एक्सप्लेन कर दो। बट कभी भी बने बनाए फेक केस लॉस आंसर में नहीं लिख के आएंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो फिर अभी की अभी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, मेन बॉडी कंप्लीट हो गई है। जल्दी से आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है तो आंसर को मेन बॉडी लिखने के बाद ही हम क्लोज नहीं करेंगे। आप बस इतना सा लिख दो कि सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पीनल कोड, दैट इज इट। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आंसर को हमें एक फ्लो में लिखना है कि पढ़ने वाले को मजा आए, तो इसीलिए आंसर को हम कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है तो एक लाइन ही सही हम कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर कहा गया है क्रिटिकली एनालाइज, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपके अपने खुद के भी कुछ व्यूज़ हैं, तो आप उसे डेफिनेटली कंक्लूजन में लिख कर आए। फॉर एग्जांपल कि कोई जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम है, किसी जूरिस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, लास्ट में अगर आप उसमें 2 लाइन ये लिखेंगे ना कि आप उस जूरिस्ट की बातों से सहमत हैं कि नहीं है, तो जो अच्छे प्रोफेसर्स होंगे उनको आपका आंसर बहुत पसंद आएगा। देखा कितना ईजी है आंसर लिखना। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में मार्क्स डिवाइडेड होते हैं कि सपोज 7+3, तो आप पहले देख लें कि कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखें, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। और एक और बात, कुछ बच्चे मुझे आकर यह बोलेंगे दी इतना ज़्यादा कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो बच्चे आप यही कर सकते हो कि आपको रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। टाइम हमें कम मिला है, ये अधूरा आंसर लिखने का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। तो चलिए यहीं पे मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।